सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी। बेटा इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी आया है रेसिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन का, क्लैरिफिकेशन और अच्छा क्लैरिफिकेशन है और रीसेंट है, मतलब वो ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। पहले तो आपको ये पढ़ाता हूँ और उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन पे मैं आऊँगा ताकि वो क्लैरिफिकेशन हमारा साथ साथ में हो जाए बेटा, ठीक है। चलिए तो पहले ये पढ़ लेते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या होता है, ये सब इसमें दिया हुआ है। तो आई विल स्टार्ट डायरेक्टली विद एंट्री नंबर 77 और 77A है, ठीक है। पहले एंट्री नंबर 77 की मैं बात करता हूँ। सर्विस बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी or not for profit entity registered under any law for timing in force to its own members, यानी कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है यानी कंपनी नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है, कंपनी तो इनकॉर्पोरेटेड रहती है, बराबर है, वो सर्विस देती है और रजिस्टर्ड अंडर लॉ है वो, और वो सर्विस देती है। क्या देती है? सर्विस। देखिए यहाँ गुड्स नहीं है, सिर्फ सर्विस बाय है, ध्यान रखना चीज को। किसको देती है? ओन मेंबर्स को, खुद बाकी लोगों को नहीं देती, सिर्फ अपने ओन मेंबर्स को देती है। बाय वे ऑफ व्हाट? रिएम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। व्हाट? एज अ ट्रेड यूनियन for provision of carrying out any activity which is exempt from levy of goods and service tax or up to an amount of 7,500 per month per member for sourcing of goods or services from third person for a common use of its members in housing society or residential complex। I hope आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, सिर्फ पढ़ा है, चलने दो, 2 मिनट और सब्र करो। इसके बाद सर्विस प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर फॉर टाइमिंग फॉर एंगेज्ड इन, ठीक है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स और प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर आर्ट साइंस लिटरेचर एक्सेट्रा 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 प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट टू इट्स मेंबर अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ मेंबरशिप फीस अप टू 1,000 पर मंथ पर मेंबर पर ईयर। सर कुछ भी बराबर नहीं समझा, हाँ मालूम था नया क्या है, ठीक है। अब जरा एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। पहला किसका एक्सप्लेनेशन देख रहा हूं मैं? 77 का। कौन सी एंट्री की बात कर रहे हैं? एंट्री नंबर 77। मेन तो वही है बेटा, ये एंट्री नंबर 77 ये तो बहुत आसान है, एक बार 77 ढंग से समझ जाए 77 ये बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आता हूँ 77 पे। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की पहले बात कर लेते हैं। जस्ट आप में से कई लोग बेटा सोसाइटी में रहते होंगे, हाउसिंग रेसिडेंशियल फ्लैट्स में रहते होंगे, बराबर है। अब वो फ्लैट के अंदर एक सोसाइटी रहती है, जैसे कोई भी फ्लैट है, फ्लैट स्कीम है, वो सोसाइटी का सोसाइटी रहती है, उसको हाउसिंग सोसाइटी बोलते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। अब उसमें एक बॉडी रहती है और एक चीज़ आपने सुना होगा कि आप लोगों से मेंटेनेंस लिया जाता है। कोई सोसाइटी की कमेटी रहती है, एक सेक्रेटरी रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, और वो लोग मेंटेनेंस कलेक्ट करते हैं आपसे, और बदले में आपको क्या मिलता है मेंटेनेंस के बदले? सर लिफ्ट रहती है, वो लिफ्ट में हम यूज़ करते हैं, जो कॉमन पैसेज है उसकी साफ सफाई, पार्किंग, वो नीचे एक बहादुर रहता है सर बिल्डिंग में, सुना होगा बहादुर, वॉचमैन, गार्ड, ये सब रहते हैं बेटा बिल्डिंग के अंदर। जितनी ज़्यादा पॉश बिल्डिंग या जितना बड़ा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस मंथली रहता है, ये आपने सुना होगा, बराबर है। ये पता है कौन है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है? दीज आर एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव लॉज ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट। हर स्टेट के, जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक्ट है, वो उसके अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं। ये करते क्या है? ये कलेक्टिव बॉडी, बहुत सारे पर्संस की एक बॉडी है, जो रेसिडेंशियल सोसाइटी दे सप्लाई सर्टन सर्विसेज टू मेंबर्स, जैसे कलेक्टिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज। जैसे अब मान लो आपको मालूम होगा कि आपको ग्राउंड रेंट भरना पड़ता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं आपको अपनी प्रॉपर्टी पे, तो ये स्टैट्यूटरी ड्यू है। स्टैट्यूटरी यानी रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू, स्टैच्यू मतलब लॉ, बराबर है। वो आपके वो ले नहीं रहे आपसे, वो अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो आपसे लेके जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ये है, वो कलेक्ट कर रहे हैं आपसे और म्यूनिसिपैलिटी को पे कर रहे हैं। दीज आर स्टैट्यूटरी ड्यूज। मेंबर से कलेक्ट कर लिया और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को रेमिट कर दिया, बराबर है। बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो गया, ये भी आपसे कलेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस, लिफ्टमैन चार्जेस, वॉचमैन, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आपसे कलेक्ट करते हैं। अब बेटा दो चीज है, एक तो वो आपसे लेके गवर्नमेंट को दे रहे स्टैट्यूटरी ड्यूज, और एक आपसे लेके थर्ड पार्टीज को दे रहे। थर्ड पार्टीज यानी कौन होगी यहाँ पे? सर वो लिफ्टमैन होगा, सफाई वाला होगा, सिक्योरिटी वाला होगा, लिफ्ट ठीक करने वाला होगा, सोसाइटी का वो समझ लीजिए जो कॉमन पैसेज उसके इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज हो सकते हैं। सोसाइटी की टंकी साफ करने वाला होगा पानी की,
कुछ भी हो सकता है बेटा इसके अंदर, बराबर है। तो वो भी मेंटेनेंस के नाम पे किससे कलेक्ट किया जाएगा? आपके। एक तो स्टैट्यूटरी ड्यूज जो एज इट इज पेमेंट करना है, और एक मेंटेनेंस के नाम पे आपसे जो कलेक्ट करते हैं, बराबर है। अब यहां पे मेरा कहना है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अकीन टू क्लब। अकीन मतलब सर सिमिलर, सेम। अकीन वर्ड का मतलब होता है बेटा सेम या सिमिलर, बराबर है। इट इज सिमिलर टू क्लब विच इज कंपोज ऑफ इट्स मेंबर। देखिए क्लब में भी मेंबर्स रहते हैं, वैसे ही कहते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो भी वैसी है, सिमिलर टू क्लब विच इज कंपोज ऑफ इट्स मेंबर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय हाउसिंग सोसाइटी टू इट्स मेंबर आर ट्रीटेड एज सर्विस प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज अ सेपरेट पर्सन, और जिस पर्सन को सर्विस दी जा रही वो पर्सन भी सेपरेट पर्सन है बेटा। द एक्टिविटीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी वुड अट्रैक्ट लेवी, लेवी आएगा ऑफ जीएसटी, एंड हाउसिंग सोसाइटी वुड बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड कंप्लाई विद जीएसटी लॉ। यहां तक ठीक है। अब जीएसटी लॉ क्या बोलता है इसके लिए? क्या जीएसटी लॉ क्या बोलता है? जीएसटी ऑन सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इफ द टर्नओवर ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी इज अबव द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि 20 लाख है, इट नीड्स टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। इस चैप्टर 7 में रजिस्ट्रेशन में बाकी डिटेल में है ही। However, taking registration does not mean that housing society has to compulsorily charge GST on maintenance bill. Registration ले लिया मतलब compulsory नहीं है कि GST बिल आपको लगाना है, compulsory नहीं है, okay? If service provided by it are exempt under exempt notification, अगर वो ऐसी सर्विस देता है जो exemption notification के अंदर exempt है, तो GST लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझे? फॉर इंस्टेंस इन व्यू ऑफ एंट्री 77C अ सोसाइटी में भी रजिस्टर्ड जीएसटी, बट इफ मंथली कंट्रीब्यूशन, ये देखिए 77C में ये यहां पे लिखा हुआ है, पूरा समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। और फिर क्लैरिफिकेशन पे भी आऊंगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा क्लैरिफिकेशन आया। जो वेलफेयर, जैसे रेसिडेंट्स के लिए जो वेलफेयर एसोसिएशन है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया की, उन्होंने जीएसटी डिपार्टमेंट को पूछा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था उनको, तो उन्होंने उनको कुछ पूछा, भैया ये सवाल के आप जवाब दे दीजिए, हम क्या करें। तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया है, जो कि आपके सिलेबस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब चांस है उसके एग्जाम में आने के, ठीक है ना। तो ये पढ़ने के बाद हम क्लैरिफिकेशन पे आते सीधा, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से। हाँ, इन व्यू ऑफ एंट्री 77C above, a society may be registered under GST, but if monthly contribution received from members is less than 7,500 and the amount for ये जो amount है 7,500 बेटा, ये मेंटेनेंस है। काय का मेंटेनेंस? फॉर द पर्पज ऑफ सोर्सिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पर्सन टू कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स। सिक्योरिटी वाला, 2-4 गार्ड लगे होंगे सोसाइटी के अंदर आने जाने सुबह शाम के अलग अलग। लिफ्ट वाला, तो ये कोई बाहर की एजेंसी, थर्ड पर्सन है जो सर्विस किसको दे रहा है? सर सोसाइटी के सब मेंबर्स को दे रहा है। आप भी सोसाइटी में रहते, मान लीजिए 10 फ्लैट है, तो 10 के 10 मेंबर्स को वॉचमैन सर्विस दे रहा है, 10 के 10 मेंबर्स को लिफ्ट वाला सर्विस दे रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, और उसके लिए आप क्या दे रहे हैं? मेंटेनेंस। यानी सोसाइटी क्या कर रही है? वो सर्विस के एवज में आपसे मेंटेनेंस का पैसा ले रही है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पर्सन। और मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 7,500 से कम, या 7,500 या उससे कम। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन 7,500 या उससे कम है तो भैया एग्जेम्प्ट रहेगा। हाउएवर इफ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड 7,500 एंटायर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल। अब यहाँ एंटायर नहीं है, यहाँ पे जो एक्सेस है वो टैक्सेबल है, जरा ध्यान देना, ये क्लैरिफिकेशन में ये भी चीज आई थी। इफ द मेंटेनेंस चार्जेस आर 9,000 पर मंथ पर मेंबर, GST at the rate 18% shall be payable on entire amount of 9,000 and not on 9,500 minus 7,500 यानी 1,500। ऐसा नहीं होगा, पूरा जो GST रहेगा पूरा 9,000 के ऊपर लगाया जाएगा। मतलब अगेन ये जो 7,500 है ये एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बात ध्यान रख लेना, नहीं तो फिर वही 7,500 के ऊपर अगर 1 रुपया भी चले जाता है तो पूरे अमाउंट पे GST लगेगा। ये भी क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बताया, ठीक है। एंटायर अमाउंट टैक्सेबल, ठीक है, सॉरी एंटायर कंट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अबाउ 7,500, लेस देन और 7,500 तक है तो कोई GST नहीं लगेगा। यानी अगर आप जिस सोसाइटी में भी रहते हो, अगर बेटा मेंटेनेंस 7,500 से पर मंथ पर मेंबर से कम होगा या उतना होगा तो कोई GST नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। फर्दर साथ ही साथ थ्रेशोल्ड से भी टर्नओवर देखिए, अब इसके अंदर क्या, मान लीजिए 9,000 मेंटेनेंस है लेकिन सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से कम है तो अभी GST लगेगा नहीं, क्योंकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं। फर्दर इफ द टर्नओवर ऑफ सोसाइटी इज लेस देन द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड,
limit for registration, or even if turnover is beyond the threshold but monthly contribution is less than 7,500, society is providing no other taxable service to its member or outsiders other than society need not take registration अंडर जीएसटी. सिर्फ एग्जाम सर्विस प्रोवाइड कर टर्नओवर ज़्यादा भी रहे तो कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है. मंथली लिमिट है 7,500. स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज हाँ मैंने बताया था दो तरह के पेमेंट होते हैं. एक स्टैट्यूटरी ड्यूज जो म्यूनसिपैलिटी वगैरह को देने हैं, और एक होता है आपका मेंटेनेंस चार्जेस. तो जो स्टैट्यूटरी ड्यूज कलेक्ट करते हैं ना वो ये 7,500 में नहीं आएंगे. ये 7,500 सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में, मेंटेनेंस बिल्स है, बराबर है. स्टैट्यूटरी ड्यूज के अंदर नहीं आएंगे. स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या आता है, सच एज प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो किसी और कंपनी को देने लॉ के तहत आपको देना है. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ मंथली मेंटेनेंस बिल रेज्ड बाय सोसाइटी ऑन इट्स मेंबर वुड बी excluded while computing the limit of 7,500. और ये 7,500 लिमिट जो है पर मंथ पर मेंबर. आई होप आपको समझ गया होगा. समझ गया अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा क्लैरिफिकेशन हम लोग अभी पहले देख लेते हैं. ये रहा इसके ऊपर द क्लैरिफिकेशन. ये देखिए इशू क्या है और क्लैरिफिकेशन क्या क्या है. रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स के लिए जो मेंबर्स से जो कलेक्ट करते चार्जेस उसके बारे में गवर्नमेंट से पूछा भैया हम क्या करें, आप हमको जवाब दो. आर द मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय रेसिडेंट्स टू द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इन अ हाउसिंग सोसाइटी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एंड इफ यस इज देयर इज एन अपर लिमिट ऑन सच चार्जेस. यस. सप्लाई ऑफ सर्विस बाय रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन यानी वही कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, टू इट्स ओन मेंबर बाय वे ऑफ रीएम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अप टू एन अमाउंट ऑफ 7,500 per month per member and for the common use of its member in housing society or residential complex are exempt from GST. ये रेसिडेंशियल है, बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में नहीं है. A resident welfare association has aggregate turnover of 20 lakh or less in financial year. Is it required to take registration and pay GST on maintenance charges if the amount of such charges is more than 7,500? यानी यहाँ पे क्या है 20 लाख से उसका टर्नओवर कम है, यानी वो जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है, वो रजिस्ट्रेशन ये लायबल नहीं है. लेकिन इंडिविजुअल मेंटेनेंस चार्जेस पर मंथ पर मेंबर जो है वो 9,000 है समझ लीजिए. तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा? ना, कोई ज़रूरत नहीं है. If aggregate turnover does not exceed 20 lakh, it is not required to take registration and pay GST even if amount of maintenance charges exceeds 7,500 per month per member. Shall be required to pay GST on monthly subscription contribution charges if maintains for its member only if subscription is more than 7,500 per member per month and annual aggregate turnover is 20 lakhs or more. अब देखिए मस्त एग्जांपल दिया है. टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस जो है वो 7,500 ज़्यादा है तो ही एग्जेम्प्ट नहीं है, यानी जीएसटी लगेगा. 7,500 से कम है तो भले ही रजिस्टर्ड हो, जीएसटी नहीं लगेगा, यानी एग्जेम्प्ट है. और 20 लाख से कम है तो सवाल ही नहीं उठता, एग्जेम्प्ट. नई बात समझ में. एग्जाम्पल बेटा अच्छे से, ये क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने नहीं, ये क्लैरिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है. और ये कब आया आप ध्यान दोगे तो ये क्लैरिफिकेशन डेट लिखी होंगी, हाँ 22/7/2023 रिसेंटली आया है, सर्कुलर आया है. ठीक है. इसके बाद अब ये एक और अच्छी चीज है इसके अंदर, क्या रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इनपुट टैक्स क्रेडिट, अब इसके अंदर एक चीज और आती है, हाँ क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को? हाँ बिल्कुल मिलेगा. ITC of GST paid on input and services used for making supplies to members. अब भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेन जैसे सिक्योरिटी वाले ने बिल्डिंग रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को सर्विस दी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को सर्विस दी. उस पर अगर उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया तो जो इनपुट सर्विसेज है, क्या है वो इनपुट सर्विस, वो सिक्योरिटी वाले की सर्विस, वो भी जीएसटी लगाएगा तो वो इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा. ठीक है. अब मान लीजिए एक सोसाइटी में 50 फ्लैट्स हैं, इसमें से 20 फ्लैट का जो मेंटेनेंस है वो 7,000 है और 30 फ्लैट का जो मेंटेनेंस है वो 9,000 है. तो सिक्योरिटी सर्विस का जो बिल आता है उसको 20:30 में अपोर्शन करना पड़ेगा. 20:30 में, यानी कि 20:30 यानी मैं इसको 40% बोलूँ और इसको 60% बोलूँ, मतलब कॉमन सेंस से आपको पता, तो क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर अभी हमारा हुआ नहीं है. मान लीजिए 1 लाख रुपए का क्रेडिट है इनपुट टैक्स का,
और सर्विस तो कॉमनली सबको दी जा रही है, तो उसको प्रो राटा अलॉट करना पड़ेगा, यानी 40% डिसअलाउ हो जाएगा क्रेडिट, सिर्फ 60% मिलेगा, यानी 60,000 का लेना पड़ेगा। क्योंकि सीधी बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलता है जब आपने वो क्रेडिट जो इनपुट सर्विसेज या इनपुट गुड्स को यूज किया है अगेंस्ट प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ 20% जो 7,000 है वो तो टैक्सेबल है ही नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट है, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसके रिलेशन जो आपने किया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब हाँ, एक सवाल इन्होंने और पूछा कि अगर एक इंसान के 2 फ्लैट हैं, ऐसा भी हो सकता है एक आदमी के 2 फ्लैट है, आपने बोला 7,500 पर पर्सन पर मेंबर, अब एक ही पर्सन के 2 फ्लैट है, पर मेंबर पर मंथ, सॉरी पर मेंबर पर मंथ 7,500 बोला, लेकिन एक ही मेंबर के 2 फ्लैट है, तो अब क्या पर फ्लैट मिलेगा कि टोटल 7.5 मिलेगा, यानी टोटल 15 मिलेगा कि सिर्फ 7.5 ही मिलेगा? नहीं, यहाँ डिपार्टमेंट ने बोला टोटल आपको 15 मिलेगा। ठीक है, पर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की हम बात करें तो जिसके 2 फ्लैट है तो कितने अपार्टमेंट हो गए? 2 रेसिडेंशियल अपार्टमेंट हो गए। ठीक है, ये एक सर्कुलर में सब कुछ क्लैरिफाई किया गया। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एक चीज और देख लीजिए बस, ये जो है पता है किसके लिए? किराना मर्चेंट एसोसिएशन, कपड़ा मर्चेंट एसोसिएशन, ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड है, वही अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहे हैं, वही कोऑपरेटिव एसोसिएशन, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी, लेकिन उसकी मेंबरशिप फीस कितनी होना चाहिए? साल भर की 1,000 या उससे कम है तो कोई जीएसटी नहीं, उसके ऊपर चलेगी तो जीएसटी। हाँ, अगेन वही रजिस्ट्रेशन, अगर 20 लाख से कम टर्न हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो फिर 2,000 भी रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए बेटा, एक और हो गया हमारा। हाँ, अब मैं आता हूं अदर एग्जेम्प्ट सर्विस। अब ये बेटा बहुत आसान है, अदर एग्जेम्प्ट सर्विस छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, ये भी हम देख लेते हैं। और इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी है, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए, और ये तो आपको पढ़ा दिया मैंने, ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वाला तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी ये एक बार पूरा गो थ्रू कर लेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, और इसमें समझाने जैसा बेटा ये एंट्रीज में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, पहला है सर्विस बाय वे ऑफ एंट्री नंबर 2 अदर एग्जाम सर्विस, ये सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है जीएसटी में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे ये पढ़ाने में, और उसके बाद मैं आपको जो अमेंडमेंट है वो बता दूंगा, और उसके बाद 1 घंटा और बचेगा हमारे पास, तो जो हमारे 15-16 प्रॉब्लम्स है वो आपको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला एंट्री नंबर 2, इसमें बेटा एक आधी प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया है, बाकी सब मैंने ही कराया। आप एक बात ध्यान रखना, हालांकि चाहता तो 1 लेक्चर कम कर सकता था, लेकिन चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोगों पे कोई बर्डन नहीं आएगा, बराबर है। सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एज अ इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, कभी कभी कोई इंसान बिजनेस एज इट इज ट्रांसफर कर देता है। आपका समझ लीजिए कपड़े का बिजनेस है, दवाई का बिजनेस है, और आप क्या करते हो? एज इट इज बिजनेस ट्रांसफर कर देते हो, उसमें गुड्स भी आ गए, सर्विस भी आ गए। इसको बेटा अगर आप टैक्सेशन आपको याद है, सेक्शन 50 भी आपने स्लम सेल पढ़ा था, स्लम सेल वैल्यूएशन एक एक चीज का नहीं किया, ये लम सम में ट्रांसफर कर दिया, ऐसी सर्विस का गया। ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न मीन्स ट्रांसफर ऑफ रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस, विच इज केपेबल इन कैरी ऑन बाय द परचेसर, जो मेरे से परचेस कर रहा है वो कैपेबल है उसको कैरी ऑन करने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, बट शेल नॉट कवर मियर और प्रीडोमिनेंट ट्रांसफर ऑफ एक्टिविटी कंप्राइजिंग ऑफ सर्विस। सिर्फ सर्विस ट्रांसफर नहीं हो रही, इसके अंदर बाकी भी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फॉर लंप सम कंसिडरेशन कॉमनली रिफर्ड एज स्लम सेल इज कवर्ड अंडर दिस एंट्री। मतलब क्या हुआ इसका? सच सेल ऑफ बिजनेस एज अ होल विल कंप्राइज comprehensive sale of immovable property, goods and transfer of unexecuted orders, employees, goodwill etc. ये सारी चीजें वो साथ में होंगी। मान लीजिए कपड़े की दुकान है, दवाई की दुकान है, सब चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, since transfer in title is not merely transfer of title either of immovable property or goods or both it may amount to service and thus has been exempt। देखिए anything other than goods is service। movable property जो मूव होती है वो goods है, immovable property is not goods। याद होगा आपको, immovable property is not goods, ये बात ध्यान रखना। रॉयल होटल ग्रुप is a business in running of chain of restaurants. It intend to sell its business to going concern. It would not be required to pay GST on such sale of business। ये exempt। ठीक है, बड़ा आसान है। एंट्री 9 भी, supply of service associated with transit cargo
टू नेपाल एंड भूटान, ये लैंडलॉक कंट्रीज है, मतलब ये जमीन है, इनके आजू बाजू समुंदर है ही नहीं, ठीक है, इनको लैंडलॉक कंट्रीज बोलते हैं। तो इनका जो कोई ट्रांजिट होता है कार्गो कंटेनर इनका और उससे रिलेटेड कोई सप्लाई दी जाती है अगर हमारे कंट्री में, तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, ठीक है। मतलब ये इनका कंटेनर है समझ लीजिए, ये मुंबई में आया, ये इंडिया है हमारा, ये कंटेनर आया इनका, कोई चीज़ इन्होंने यूएसए से बुलाई होंगी, ये मुंबई में आया। अब ये नेपाल इधर कहीं तो भी है, तो यहाँ से यहाँ तक नेपाल जाएंगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या कोई भी तरह की सर्विस इस ट्रांजिट के लिए दी गई, वो एग्जेम्प्ट रहेंगी, ठीक है ना। कौन से दो कंट्री का लिखा है यहाँ पे, नेपाल एंड भूटान। हालांकि नेपाल का हटा देना चाहिए, अभी नेपाल बहुत बदमाशी कर रहा है हमारे साथ, है ना। सर्विस बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंट, ये भी आपको बताया था लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब इसके एक मज़ेदार बात आपको बताऊं रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की, एक केस अभी चालू है जीएसटी में, ये आपको कोई बताएगा नहीं बेटा, मैं बता देता हूँ क्योंकि मतलब एक कॉमन चीज़ है। ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा था, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज अ रेसिडेंस, लेकिन लॉन्ग टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म देते हो तो फिर बेटा वो होटल हो जाता है 1-2 दिन का। चलो पहले ये 14 पढ़ लेते हैं। सर्विस बाय वे ऑफ होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कंपोजिट बाय whatever name called residential or lodging purpose, value of supply of a unit यानी एक रूम का accommodation it below or equal to यानी 1000 से कम या 1000 अगर है पर डे और इक्विवेलेंट, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन 1001 हो गया तो फिर टैक्सेबल है। अब सब चार्जेस इंक्लूड करके, हाँ, लॉजिंग पर्पज से, खाना वाना नहीं आता इसमें, सब कुछ इंक्लूड करके। अब ध्यान से सुनना, ये रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की रेंटिंग, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग की जो रेंटिंग है वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी 4-5-6 महीना, तो भैया उसके अंदर क्या होगा, एग्जेम्प्ट रहेंगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हॉस्टल वाले जो रहते हैं, हॉस्टल में आप लोग रूम लेके आप लोग रह रहे, हॉस्टल का रूम आपने लिया। अब ये जो रूम आपने ये रूम का जो आप रेंट पे करते हो, ये जो रेंट रहता है, मान लीजिए ये 10,000 रुपया पर मंथ आप रेंट पे कर रहे हो। अब ये टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। अब इसके अंदर बात है कि हॉस्टल वाला तो ये टैक्सेबल, सर्विस टैक्सेबल है, 10,000 के ऊपर रेंट है। लेकिन अब ये एक आदमी ने ऐसा क्लेम किया है, मतलब ये एडवांस रूलिंग आने वाली है इसके ऊपर, केस ऐसा चल रहा है, उसने क्या किया, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग होटल में डाला नहीं, होटल में तो 1000, उसने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग में डाल दिया इसको। देखिए रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, हाँ है, लॉन्ग टर्म दे रहा। अब आप हॉस्टल में रहते हो तो 5-6 महीने, 3-4-5 महीने के लिए रहोगे, लॉन्ग टर्म है, हाँ लॉन्ग टर्म है, रहने के लिए दिया। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब रहने या रहने लायक, बताया था आपको। तो इसका मतलब उस बंदे ने क्या किया, इसके अंदर इस एंट्री में एग्जेम्पशन ले लिया, और मुझे जितना समझ में आ रहा है उसने कुछ गलत नहीं किया, इस एंट्री में उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। हो सकता है ये चीज़ बाद में आए उस पर, ठीक है, और मुझे जितना समझ में आ रहा पक्का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, ये एंट्री में लेने का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आते बेटा एंट्री नंबर 22 पे, ठीक है। अब ये अमेंडमेंट है, इसमें ये आप समझ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा ये 14 का देखिए, अब इसके अंदर क्या रहता है, एक चीज़ इसमें 1-2 चीज़ और बता देता हूँ। अगर 14 एंट्री 14 में देखा था 1000 रुपए के ऊपर, अगर मान लीजिए टैरिफ जिसको बोलते हैं डिक्लेयर्ड टैरिफ, मेक माई ट्रिप वगैरह पे देखना, डिक्लेयर्ड टैरिफ 2000 है, अच्छा जीएसटी लगेगा पर रूम पर डे, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट दिया 1100 रुपए का, 900, बोलो बेटा जीएसटी लगेगा क्या? नहीं सर नहीं लगेगा। कलेक्ट कितना किया गया, 900, ये होंगी वैल्यू ऑफ सर्विस। ये हम वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है ना। ये होगी वैल्यू ऑफ सर्विस, यानी जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब इस अब चलिए एक और सिचुएशन, ये तो एक सिचुएशन हो गई। आपका रूम रेंट पर डे 900 ही है, आपने एक्स्ट्रा बेड लगवाया, सुना होगा आपने एक्स्ट्रा बेड, और उसके चार्जेस 300 रुपए लिए गए वही पर डे, तो अब ये हो गया 1200 जीएसटी लगेगा। यस, इट विल बी लायबल टू पूरा। और कितना 1000, वो 1000 अगेन एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, पूरे 1200 पे जीएसटी लगेगा। 5%, फिलहाल 5% रेट है।
यानी ऐसा नहीं कि 1200 में से 1000 जाए, 200 पे जीएसटी लगाए, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, गलती मत कर देना। चलिए ये भी हो गया। ये होटल से रिलेटेड तो थोड़ा आपको बताना था। हाँ, वापस आता हूँ इस सर्विस के ऊपर। सर्विस बाय वे ऑफ 22, सर्विस नंबर 22, एंट्री नंबर 22, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। क्या दे रहे हायर पे? टू, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड चांस है बेटा। सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एमएसआरटीसी अपने इंडिया में, महाराष्ट्र में समझ लीजिए। अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, जनरली बस वगैरह रहती है, ये देख लो। एग्जेम्पशन अंडर एंट्री आई आइटम ए ऑफ अबव एंट्रीज एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड नॉट टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी। सर्विस बाय गिविंग ऑन हायर किसको दे रहे? टू, किसको? सिर्फ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को, और इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी रही तो वो इस गाड़ी में नहीं बैठेगा। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे एक और चीज इसमें ऐड की गई है इस बार से, कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019। बहुत रिलेवेंट है, बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, क्या? टू लोकल अथॉरिटी an electrically operated vehicle EOV mean to carry more than 12 पैसेंजर। बड़ा व्हीकल या इलेक्ट्रिकल बस बोल सकते हैं आप इसको। EOV means vehicle falling under chapter 87 of first schedule to custom tariff act which is run solely on electrical energy derived from external source, बैटरी वगैरह, from one or more electrical batteries fitted to such road vehicle। अब इसमें बैटरी का वोल्टेज वगैरह भी थी डेफिनेशन में, उतना रेलेवेंट नहीं है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, आप इतना ध्यान में रखना। ठीक है, ये डबल ए में ये भी ऐड हो गया। स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को भी दिया, सर्विस बाय वे ऑफ हायर टू हायरिंग चार्जेस ये पे करेंगे। लोकल अथॉरिटी को भी दिया वही 12 पैसेंजर से ज्यादा इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। लोकल अथॉरिटी को सिर्फ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, समझ आई बात? और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्टेट ट्रांसपोर्ट को नहीं लेना चाहिए, सिर्फ लोकल अथॉरिटी, ये भी समझ लेना, जैसा लिखा है वैसा। टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जीटीए को इंडिविजुअल ने अपना व्हीकल रेंट पे दिया, इसका मतलब ये होता है, यानी एक इंडिविजुअल ने जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, उसने अपना पर्सनल नहीं, उसने अपना व्हीकल, उसके पास समझ लीजिए एक ट्रक होगा, अब उसको चलाने की इच्छा नहीं होगी, तो उसने अपना व्हीकल या मोटर व्हीकल किसको दिया? जीटीए को दिया, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ ये अपन ने वहां पढ़ा था, याद होगा एजुकेशन सर्विस के अंदर। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फैकल्टी स्टाफ टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। सर नहीं समझा ना, समझा देता ना, ध्यान से सुनना, ये स्कूल है। सर्विस प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टर है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पकड़ लिया, जो भी नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं, गुड्स नहीं, इंडिविजुअल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बस ये ट्रांसपोर्टर 1 है, ये बस देता है, और ये सर्विस स्कूल को देता है, किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसके पास बस कम पड़ गई, तो ये ट्रांसपोर्टर 2 से कुछ बस लेके आया। सर ये एग्जामिशन तो एजुकेशन वाली सर्विस में पढ़े थे, अब मैं पढ़ा रहा हूं दूसरी चीज इसके बारे में। क्या है? ट्रांसपोर्टर 2 ने ट्रांसपोर्टर 1 को बस दिया हायर पे, लेकिन काय के लिए? ट्रांसपोर्टर 1 को वही बस स्कूल में लगानी थी, स्कूल में लगाई, काय के लिए? फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस टू स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को सर्विस देने के लिए उस ट्रांसपोर्टर ने दूसरे ट्रांसपोर्टर से, दूसरे कुछ ट्रांसपोर्ट एजेंसी से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हायर पे लिया, तो बेटा ये भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ये एग्जेम्पशन उसी वहीं देख लिया था, ये एग्जेम्पशन अभी देख रहे हैं। आई बात समझ में? यानी इसने इसको दिया किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए एग्जेम्प्ट, इसने इसको दिया एग्जेम्प्ट। अब ये 2 चेन है, तीसरी मत बनाना, तीसरी में फिर टैक्सेबल आ जाएगा वो तीसरा पार्ट। यानी इसने और ट्रांसपोर्टर 3 से लेकर आया ऐसा,
तो ये भी एग्जाम है कि सर नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा, ये भी पढ़ लेते, जनरली लिखा हुआ थोड़ा। जनरली सच स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड विद व्यू टू प्रोवाइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अंडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू commuters. If transport undertaking hire the bus on lease basis from private person on payment of consideration, service by way of supply of motor vehicle to such STU are exempt from payment of tax. However, supplies of motor vehicle to government department other than state transport undertaking are taxable. ये ध्यान रखना है, तो मैंने आपको पहले अभी बताया भी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 23 बहुत आसान है बेटा, इसके बाद के कुछ नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ दो थोड़े से बड़े हैं, बाकी कोई विशेष नहीं है। और उसका अमेंडमेंट भी बड़े सिंपल है, लेकिन अमेंडमेंट पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। इसमें मैंने अमेंडमेंट्स अलग से डाल दिए बेटा, यानी आप देखोगे नोट्स के अंदर तो ये अलग से न्यू एंट्री जो इंसर्ट हुई है या अमेंड हुई है, तो ये 6 है, अलग से डाल दिया, और बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस, टोल टैक्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और अ ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एनयूटी, एनुअल टोल चार्जेस, एनयूटी एक साथ साल भर का ले ले भैया, तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 25 ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, महावितरण डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी महावितरण, महाडिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। हाउएवर इन दिस रिगार्ड सीबीआईसी हैज क्लैरिफाइड दैट However, in this regard, CBIC has clarified that the other service provided by DISCOMs to consumer against charges are liable to GST. देखिए, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चार्जेस लिए जाते हैं वो एग्जेम्प्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। लेकिन इसके अलावा सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया कि इसके अलावा अदर सर्विस जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और वो कोई चार्जेस कंज्यूमर से लेती है किसी चीज़ का, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जैसे एप्लीकेशन फीस, कनेक्शन लेना है, किसी को कनेक्शन लेना है तो एप्लीकेशन फीस, रेंटल चार्जेस अगेंस्ट मीटरिंग इक्विपमेंट्स या टेस्टिंग फीस फॉर मीटर, इस पे लगेगा। लेबर चार्ज, कस्टमर शिफ्टिंग मीटर्स, चार्जेस फॉर डुप्लीकेट बिल, ये सब के ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। इसके बाद आता है 44। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे आसान है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पहले मैं नीचे वाले आपको पढ़ा, नहीं ठीक है यही ले लेते हैं, बाकी तो सब सिंपल है, ऐसा कोई विशेष नहीं है। एंट्री नंबर 44, ठीक है बेटा। 44 पढ़ने के पहले एक चीज समझना जरूरी है कि इनक्यूबेटी मतलब क्या होता है। इनक्यूबेटी, ठीक है, तो मैं पहले इस टर्म का मतलब आप लोगों को समझाता हूँ, जरा ध्यान देना। इनक्यूबेटी मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। सर हर एंटरप्रेन्योर इनक्यूबेटी थोड़ी रहता है, नहीं। एंटरप्रेन्योर जो प्रेमाइसेस विच इज लोकेटेड, जिसका बिजनेस, जिसकी सर्विस जो भी है वो लोकेटेड कहाँ है? विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, जिसको टीबीआई कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, जिसको एसटीईपी कहते हैं, रिकॉग्नाइज बाय, यानी ये जो पार्क जैसे एसईजेड वगैरह नहीं रहता स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, वैसे ये आईटी पार्क टाइप चीजें हैं जहां पे वो ये एंटरप्रेन्योर लोकेटेड है। उस एंटरप्रेन्योर को हम क्या बोलेंगे? इनक्यूबेटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनक्यूबेटी, ठीक है। Recognized by National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of the Department of Science Technology Government of India, and who has entered into agreement with TBI या STEP to enable HELSEM to develop and produce high tech innovative products। हम एग्रीमेंट बना के हैं इन डिपार्टमेंट के साथ कि भैया मैं आपको हाई टेक प्रोडक्ट्स मैं बनाऊंगा, मतलब उस लिए मैंने एग्रीमेंट है। मतलब इनक्यूबेटी कौन हुआ? एक चीज समझ लो, वो इनक्यूबेटी वो एंटरप्रेन्योर है जो टीबीआई या स्टेप में जो पार्क है उसमें लोकेटेड है, और उसको रिकग्निशन मिला है किसका? एनएसटीईडीबी का, और उसके साथ उस पार्क वालों के साथ उसकी एग्रीमेंट है। किस चीज की एग्रीमेंट है? टू डेवलप एंड प्रोड्यूस हाई टेक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब ये तो इनक्यूबेटी मतलब है। तो इनक्यूबेटी की काय की सर्विस? सर्विस प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी। किसको? सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप
to a total turnover of 50 lakh in a financial year is subject to the subject to filing condition, यानी 50 लाख तक का टर्नओवर एग्जेम्प्ट है, उसके बाद टैक्स लगेगा, लेकिन कितना, नेमली कोई दो कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। देखिए एंड लिखा है, ठीक है। द टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये पहली कंडीशन है, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर शुड बी लेस देन 50, सॉरी, टर्नओवर शुड बी लेस देन 50 lakhs, डज नॉट एक्सीड मतलब लेस देन और इक्वल टू 50 लाख प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में। तो इस साल आपको 50 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा इनक्यूबिटी को, ठीक है। फिर 50 लाख तक कोई जीएसटी नहीं लगाएगा, वो जो सर्विस देंगे ना वो 50 लाख तक उसमें कोई भी जीएसटी वो नहीं लगाएगा। एंड एक और कंडीशन सेटिस्फाई करना है, अ पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग टू एग्रीमेंट एज एन इनक्यूबिटी, यानी जो इनक्यूबिटी एग्रीमेंट उसकी हुई है किससे, टीबीआई से या स्टेप से, ये रहा ना टीबीआई या स्टेप से, अगर उसकी जो भी एग्रीमेंट हुई है उसको 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, मतलब ये दो में से अगर एक कंडीशन भी वॉयलेट हो जाएगी तो ये एंट्री नंबर 44 एप्लीकेबल नहीं होगी, यानी 3 साल से ज्यादा हो गया, नए नए लोगों को दे रहे हैं, 3 साल से ज्यादा होगा तो फिर आना भी मत, और 3 साल से कम वाले वो भी नए और वो भी छोटे लोग, 50 लाख से कम जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर। आई बात समझ में? 47, अब ये आप कोई भी चिप्स का पैकेट, कोई भी खाने की चीज लो, उसमें आपने सुना होगा FSSAI लिखा रहता है ना। तो सर्विस बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल सप्लाइड बाय फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू फूड बिजनेस ऑपरेटर। FSSAI ने सर्टिफिकेशन सर्विस, सेफ्टी मतलब टेस्टिंग वगैरह सर्विस दी, लाइसेंस दिया, फिर इसको दिया, हल्दीराम को दिया एग्जेम्प्ट, उसकी सर्विस पे कोई टैक्स नहीं है। Taxable service provided or to be provided by TBI step recognized by NSTEDB or bio incubator recognized by Biotechnological Industry Research Association Assistant Council under Department of Biotechnology Government of India, BEREC, इसको BEREC बोलते हैं, ठीक है। Service by way of collecting or providing news by an independent journalist, Press Trust of India or United News of India. Service of public libraries by way of lending of books, publication, or knowledge enhancing content or material. Service by organizer or any person in respect of business exhibition held outside India. Service by way of slaughtering of animal. Service by way of preconditioning, pre-cooling, ripening, waxing, retail packing of fruits and vegetables, जैसे एप्पल वगैरह का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था आपको। असेंशियल कैरेक्टर हैम्पर नहीं होता, लेकिन बिकने के लिए वो जरूरी होता है, कल्टीवेशन टाइम पे ही वो सब करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर बाय कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। इसके बाद सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट, ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट है। अब इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय, जैसे BCCI आपकी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है, ठीक है, उसको क्या किया, बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर, ये लोग अगर सर्विस देते हैं वो पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी excuse me, या सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरे रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दिया, जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सर्विस दिया BCCI को, बराबर है। अब यहाँ पे बेटा सब लिखा है लेकिन कॉमेंट्रेटर नहीं है, जरा ध्यान देना, कॉमेंट्रेटर भी रहते जो सर्विस देते, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। हाउएवर सर्विसेज बाय इंडिविजुअल सच एज सिलेक्टर, यहाँ लिखा है सिलेक्टर्स, कमेंटेटर, क्यूरेटर, पिच क्यूरेटर, ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स रहते हैं, आर टैक्सेबल, ये टैक्सेबल है, इनको एग्जेम्पशन नहीं मिला है। सर्विस ऑफ प्लेयर टू फ्रेंचाइजी विच इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी इज ऑल्सो टैक्सेबल। विराट कोहली ने MRF की एडवर्टाइजमेंट करी, उसको सर्विस दिया, वो फ्रेंचाइजी है, वो टैक्सेबल है। IPL के अंदर अब जैसे मुंबई इंडियंस, वो फ्रेंचाइजी है, वो स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है। रोहित शर्मा, हाँ रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को सर्विस दिया एज अ प्लेयर, तो मुंबई इंडियंस नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, तो वो टैक्सेबल रहेगा, ये बात ध्यान रखना। द टर्म रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी डिफाइंड अर्लियर इन दिस चैप्टर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटर्स ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट है, टू क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट
बाय वे ऑफ ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट और प्रोसेस इंसिडेंटल देयर टू। ऐसे ही डिस्पोज नहीं हो सकता बायोमेडिकल वेस्ट, आपको मालूम होगा। तो हॉस्पिटल्स यानी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स को ये जो सर्विस दी जाती है ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेंगी। सर्विस बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस, जो टॉयलेट, वॉशरूम, बाथरूम ये सब चीज़ें रहती है, सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम्स, लेवेटरीज, यूरिनल, टॉयलेट, ये सब एग्जेम्प्ट है। ठीक, for the purpose of this exemption notification limited liability partnership formed and registered under provision of LLP Act shall also be considered partnership firm। LLPB partnership firm, अगर सिर्फ partnership firm कहीं लिखा है LLP नहीं लिखा है तो ये मान लेना LLPB वहाँ पे आएगा। ठीक है, LLPB आएगा, ये ज़्यादातर जगह ये है। अब ये तो फालतू चीज़ है। न्यू एंट्री जो इंसर्ट हुई है ये आपको बता देता हूँ। सबसे पहले न्यू एंट्री एक 9AA इंसर्ट करी हुई थी, बराबर है। तो अमेंडमेंट पहले तो कुछ था नहीं, सीधा नई एंट्री है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू, सर्विस प्रोवाइडेड बाय या टू, या फीफा अपने को देगा या फीफा को कोई देगा। फीफा किसी को देगा, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, फीफा किसी को देगा या फीफा को कोई देगा। एंड इट सब्सिडरीज, उसके सब्सिडरीज भी, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, किससे रिलेट करने चाहिए, रिलेटेड टू एनी इवेंट्स अंडर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 220 टू बी होस्टेड इन इंडिया। अभी तक हुआ नहीं है लेकिन होने वाला था, कोरोना ने सब गेम बिगाड़ दिया। Conditions to be fulfilled, Director Sports, Minister of Youth Affairs has to certify the service are directly indirectly related to any of the events under FIFA Women's World Cup। सीधी बात है, ये वर्ल्ड कप यहाँ होने वाला है, इससे रिलेटेड स्टेडियम बनाना या स्टेडियम से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कोई भी आदमी कोई भी सर्विस देता है, मंडप डाल के दिया, बॉल सप्लाई किया, ग्रास बना के, कुछ भी वो एग्जेम्प्ट रहेंगी। hosted in India, exemption has been granted to service provided by and to FIFA। FIFA को आप कोई भी सर्विस, FIFA अगर किसी को सर्विस दे तो भी एग्जेम्प्ट, FIFA को कोई भी सर्विस दे तो भी एग्जेम्प्ट, और उससे सब्सिडरीज को भी रिलेटेड टू, लेकिन इवेंट्स जो वर्ल्ड कप के इवेंट है उससे रिलेटेड। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी सर्विस दिया, मान लीजिए पुलिस वालों ने सिक्योरिटी सर्विस दिया FIFA को, तो उस पर GST नहीं लगेगा। अब एक ये एंट्री अमेंड हुई है बेटा, इसमें कुछ नहीं किया है, जो क्लियरेंस था वो पहले 2019 था, इसको बढ़ा के 2020 कर दी थी। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, नथिंग एल्स। क्या था ये, चलिए आपको बता देता हूँ, इसके कोई चांस नहीं आने के। इसके अंदर भी ऐसा ही हुआ, 2019 था 2020 कर दिया, 19A और 19B दोनों को अमेंडमेंट किया, बाकी कुछ भी नया नहीं है। कि है क्या बताता हूँ, ये है ट्रांसपोर्टेशन, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट, सर्विस बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन, जैसे मुंबई कस्टम पोर्ट है वहां से, ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, एयरक्राफ्ट से गुड्स पहुंचाया जा रहा है। तो बेटा ये जो सर्विस है ये एग्जेम्प्ट थी पहले अप टू 39/2019, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 39/2020 कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं। अब एंट्री 19 भी क्या है, सेम है, लेकिन वो पहले में एयरक्राफ्ट लिखा था, यहाँ पे वेसल है। ठीक है, तो ये भी 39/2019 तक एग्जेम्प्ट था। एक्चुअली कुछ नहीं, एक्सपोर्ट वालों को बेनिफिट दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक्सपोर्ट होते ना गुड्स यहाँ से वहाँ, तो उसको बेनिफिट है। हाँ, न्यू एंट्री देखिए, 3 और न्यू एंट्री। अगेन ये एंट्री 82 है, तो वही फीफा से रिलेटेड है। सर्विस बाय योर राइट टू एडमिशन टू द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड अंडर फीफा। अब दर्शक लोग आएंगे देखने के लिए मैच, तो आप राइट टू एडमिशन, आपको मालूम होगा 500 रुपये तक टिकट एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। तो भैया अगर फीफा देखने आ रहे हैं या फीफा जो ऑर्गेनाइज कर रहा है इवेंट्स वो देखने आ रहे हैं, तो उस पर भी GST नहीं लगेगा। ठीक है, और ये 2 एंट्री और है, इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 24B, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल, स्पाइस, कोपरा, sugarcane, jaggery, raw vegetable fibers such as cotton, flax, jutes, indigo, unmanufactured tomato, betel leaves, tendu leaves, coffee and tea। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग, इनका स्टोरेज करने की जो सर्विस देता है उस पर कोई GST नहीं लगेगा। ये नई एंट्री है और एग्जाम में बड़े काम आएंगी। ये क्या है, सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज है, स्टोरेज या वेयर हाउसिंग, लॉजिंग, पैकिंग, अनलोडिंग वो तो थी, ये स्टोरेज और वेयर हाउसिंग नया ऐड हुआ। ठीक है, इसके बाद एक और एंट्री ऐड हुई है, एंट्री 29B, ये भी न्यू एंट्री है। क्या कहती है, सर्विस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ग्रुप इंश्योरेंस फंड टू देयर, किसको दे रहे हैं, टू देयर मेंबर्स
अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ कंसर्न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है, उन्हीं को इंश्योरेंस स्कीम दी जा रही है। लाइफ इंश्योरेंस, इस जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो सर्विस देंगी इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब बेटा ये एक और क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे, ये 1 नंबर क्लैरिफिकेशन, 2nd नंबर तो हम कर चुके हैं। इसके बाद आता है 3 और 4, तो मैं पहले आपको 3, 4 पढ़ाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं 1 नंबर पे फिर से आऊंगा। बेटा 3rd नंबर सर्क्यूलर क्लैरिफिकेशन भी बहुत आसान है, एंट्री नंबर 66 से रिलेटेड है, मतलब एजुकेशन सर्विस से, ठीक है सर। क्लैरिफिकेशन ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एग्जेम्पशन टू डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मैरिटाइम कोर्सेज कंडक्टेड बाय मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो ये कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, इसका एग्जेम्पशन एक्सटेंड करना है, मतलब जो एंट्री 66 में मिलता है। अब जरा ध्यान देना, एंट्री 66 की बात करता हूँ। एंट्री 66 ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय educational institution to student, faculty, staff are exempt only when such institute falls under the definition of educational institution provided under exemption notification। और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है? इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, उसी एड को हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। कम ऑन, अब इसके अंदर इसको भी ऐड किया गया है कि भैया इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उनकी ट्रेनिंग कोर्सेज है वो अप्रूव्ड करता है। कौन अप्रूव्ड करता है? जो कोर्सेज अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग आर ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड अंडर प्रोविजन ऑफ मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, यानी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो भैया रीड विद मर्चेंट शिपिंग ये सब एक्ट के बारे में नाम है, तो इसका मतलब देयरफॉर, अब ये इंपॉर्टेंट क्रक्स है, maritime training institutes are educational institution under GST law and courses conducted by them are exempt from levy of GST subject to fulfillment of the conditions specified under entry 66। सीधी बात है। चलिए इसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन देखिए, इंसर्ट हुआ था सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट के बारे में है। लेकिन ये सेक्शन 11 अभी लू की नहीं, बेटा ये मतलब इसके अंदर ऐसा है कि है सिंपल। देखिए कैसा है, सेक्शन 11(3) जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था उसको प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट कभी भी किसी भी सेक्शन में कोई एक्सप्लेनेशन इंसर्ट कर सकता है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज, एक्सप्लेनेशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? जैसे मैंने कोई सेक्शन बताया, वो सेक्शन मैंने 1 साल पहले आपको बताया था, भैया ये सेक्शन है, अब उसमें आपके मन में क्वेरीज आने लग गई। सेक्शन तब से ही आ गया था, 1 साल पहले से ही वो सेक्शन आ गया था, ठीक है। अब आपके मन में क्वेरीज आई 3-4-5 दिन, 4-5 महीने से क्वेरीज आई। अब आज 6-7 महीने बाद मैं आपको उस पे क्वेरी पे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, कुछ क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि भैया ये ऐसा नहीं ऐसा, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग। मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ सर? वो 1 साल पहले या 6 महीने पहले जो भी आपने नोटिफिकेशन लाया था या जो भी लॉ था, जो भी सेक्शन था, उसका आप आज एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। तो कॉमन सेंस की बात है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो क्या आज की तारीख से आया क्या? नहीं सर, एक्सप्लेनेशन आपने आज दिया है बट वो आज की तारीख से नहीं था, वो पहले भी था। पहले जो लॉ था उसके अगेंस्ट में आज आपने एक्सप्लेनेशन दिया है सर। मतलब जो एक्सप्लेनेशन के अगर कुछ नया चीज समझ में आती है तो उसका जो इफेक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिव रहेगा, ना कि प्रोस्पेक्टिव। आई बात समझे? ये लिखा है यहाँ पे, हमेशा उसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव रहेगा, क्योंकि वो आज नहीं है, वो इफेक्टिव आज नहीं हुआ, वो उस दिन से इफेक्टिव था जिस दिन से आपने वो नोटिफिकेशन या वो लॉ बनाया था। कॉमन सेंस की बात है, जरा यहाँ देख लो, एक एग्जाम्पल देख लो तो काम आपका आसान हो जाएगा। बाकी कुछ आपको मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है पढ़ने की। प्रिंसिपल नोटिफिकेशन नंबर 11 CT डेटेड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दिस। हाँ, देयर आफ्टर एक नई एंट्री डाली जो 21/9/2017 को आपने एक नई एंट्री इंसर्ट की थी, बराबर है। और उसके बाद इस एंट्री से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपने 26/7/2018 को, यानी 1 साल, लगभग 1 साल बाद, 10 महीने बाद आपने एक्सप्लेनेशन दिया। अब मेरा सवाल ये, ऑल्दो एक्सप्लेनेशन आया कब? 26/7 को, ठीक है, 26/7 को एक्सप्लेनेशन आया, मतलब 27/7 से इफेक्टिव हुआ, लेकिन इंसर्ट हुआ। बट ये इफेक्टिव कब से होगा एक्सप्लेनेशन? उस डेट से जिस डेट को एंट्री आई थी, क्योंकि ये एंट्री का एक्सप्लेनेशन है। अरे भाई लॉ तो पहले ही था,
उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम नया नहीं डाल रहे, हम क्या कर रहे हैं, पुराने को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इफेक्टिव कैसे होगा, रिट्रोस्पेक्टिव। कब से? 21/9/2017 से ही ये इफेक्टिव मान लिया जाएगा, ना कि 26/7/2018 से या 27/7/2018 से। ठीक है, ये चौथा सर्कुलर था। अब बेटा ये एक और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से अभी नहीं पढ़ाना चाहिए। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये पढ़ाने का सही समय अगले इसके अंदर है, मतलब अगले चैप्टर में। ये एक्सप्लेनेशन हालांकि इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर में डाला है, तो इसलिए मैंने भी यहाँ ले तो लिया है, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो मैं ये आपको एक्सप्लेनेशन पेंडिंग रख रहा हूँ बेटा। ये मैं आपको, आप समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपको मिल जाएगा नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब आइदर यू विल रिसीव दिस एक्सप्लेनेशन इन लेक्चर नंबर 13 और इन लेक्चर नंबर 14। ये मेरा प्रॉमिस है, आप ध्यान रखना। वैसे मैं कुछ भूलता नहीं, आपको पता है, और मैं भूल गया था, आप भूलने नहीं दोगे, ठीक है ना। तो ये आपको तब मिलेंगे, क्यों अभी समझेगा नहीं, मतलब क्योंकि ये वैल्यूएशन से रिलेटेड है। कैसे? वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन से। अब वैल्यूएशन, अगला जो चैप्टर है हमारा वो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, अगला वो चैप्टर हमारा है। तो वैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो या तो लेक्चर 13 में या लेक्चर 14 के अंदर मैं इसको साथ में कवर करूंगा। अभी इसको कवर नहीं करता हूँ क्योंकि समझेगा नहीं, फायदा क्या। और 2, 3 और 4 तो अपन ने कवर कर दिया। अच्छा, क्वेश्चंस कितने सॉल्व कर लिए थे अपन लोगों ने, आपको ध्यान होगा तो एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था बेटा। क्वेश्चन 16 भी हमारा हो गया था, 17 भी हो गया था, 18 हमने नहीं किया था, बराबर है। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, मैंने आपको बोला था कि ये अभी मत लो, ये जब तक रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में समझ में, आज हमने ये एंट्री पढ़ी है, इसका क्लैरिफिकेशन भी पूरा देखा है, तो आज हमको ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से रिलेटेड जो है ये हमको आज समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं, और ज़्यादा नहीं बचे मेरे ख्याल से, 13 टोटल 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन, तो ठीक है। इसमें से ज़्यादातर तो मैं कराऊंगा और 2-3 होमवर्क दे सकता हूँ बेटा आप लोगों को, आसान हो। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए ना, इसमें एग्जाम के भी है, तो आपका काम सफिशिएंट हो जाता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इलस्ट्रेशन आपको, ठीक है। क्योंकि हर तरह की एंट्री लगभग उस पर इलस्ट्रेशन बना के दिया ही है, क्वेश्चन दिया ही। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 18, द रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ ब्लू हेवन हाउसिंग सोसाइटी in Delhi provides you the following information to the various amount received in the month of November 2019, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर 10,000 ईच, 7.5 के ऊपर चला गया, मतलब ये टैक्सेबल है। हाँ सर, बिल्कुल टैक्सेबल है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिविड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स ऑन मेंबर्स ऑफ रेसिडेंशियल, ठीक है, द सेम वाज कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर एंड रेमिटेड टू बोर्ड ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर, यानी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, ये टैक्सेबल नहीं रहते, ये काउंट भी नहीं किया जाता टर्नओवर में, ये एग्जाम्प्ट है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता। Electricity charges levied by state electricity board on resident welfare association in respect of electricity consumed for common use of lift, light in common area, जो बिल आया था वो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पे आया था, और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन ने कलेक्ट किया, अपोर्शन किया बराबर 100 फैमिली में और बोर्ड को दिए। बेटा ये मेंटेनेंस चार्जेस में आएगा, स्टैट्यूटरी ड्यूज में नहीं आएगा, तो ये टैक्सेबल रहेगा, पूरा जीएसटी इस पे लिया जाएगा, मेंटेनेंस पे जीएसटी रहता है, ठीक है। प्रोसीड्स, इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एंट्री टिकट्स, ठीक है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस कंडक्टेड बाय इन पार्क ऑफ ब्लू हेवन सोसाइटी वेयर कंसिडरेशन फॉर एडमिशन फीस इज नॉट मोर देन 500। अच्छा, नॉट मोर देन 500 रहता है तो एग्जेम्प्ट रहता है, आपको पता है, यानी इसमें कोई टैक्सेबल नहीं है। 500 से ज़्यादा रहता तो टैक्सेबल रहता। अदर सर्विस टू नॉन मेंबर्स, ऑब्वियसली टैक्सेबल है, नॉन मेंबर्स को दे रहे हैं, नॉट टैक्सेबल है, यानी ये और ये जिनकी टोटल टैक्सेबल रहेंगी। ये देखिए 17-24, इस पर 18% जीएसटी है, सब रीजन के साथ यहाँ लिखा हुआ है, आसान है बेटा। इसके बाद मैसेज शर्मा प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एज टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रेंटिंग वेरियस इमूवेबल प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च इज कलेक्टेड अ रेंट ऑफ 5 लाख। मार्च में 5 लाख का रेंट कलेक्ट किया, वो रेंट की डिटेल दी हुई है। वेकेंट लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर, बेटा ये एग्जेम्प्ट है कि टैक्सेबल है? सर ये एग्जेम्प्ट है, मतलब ये जो 5 लाख का रेंट है पूरे पे टैक्स नहीं देंगे, इसमें से 50,000 जो है ये माइनस कर देंगे, बराबर है। यहाँ लिख सकते 5 लाख में से 50,000 माइनस होंगे क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है।
इसके बाद लैंड यूज फॉर गप्पू सर्कस टैक्सेबल है, ऐसा कुछ है नहीं, टैक्सेबल है, यानी माइनस नहीं करेंगे। लेट आउट टू इंडिविजुअल फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, एंट्री नंबर 12 एग्जेम्प्ट है, 70,000 और माइनस कर दो। बिल्डिंग लेंट टू एलिजेंट होटल, ऐसा कुछ नहीं है, टैक्सेबल है, माइनस नहीं करेंगे। एबीसी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिया है लीज पे फॉर बिजनेस, रेसिडेंशियल नहीं, एंट्री नंबर 12 में नहीं आएगा, टैक्सेबल। टेम्पल ट्रस्ट कहीं नहीं पड़ा कि टैक्सेबल, टैक्सेबल है। और कोचिंग सेंटर टैक्सेबल है, थिएटर टैक्सेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये दो अमाउंट एक्सेप्ट है, एक 50,000 एक 70,000। 5 लाख में से 1,20,000 3,80,000 टैक्सेबल, और इस पे कितना परसेंट, 12%, सॉरी 18% जीएसटी, ठीक है। 68,400 सॉल्ड है, ये देख लीजिए। कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी बताना है और जीएसटी कितना होगा वो भी बताना है, ठीक है। टोल रिसिप्ट फ्रॉम हाईवे ऑफ खाटू टू सालासर, 6,000 लाख, बेटा ये टैक्स है। टोल रिसिप्ट सर ये एग्जेम्प्ट है, आइडेंटिटी नंबर 23 टोल रिसिप्ट एग्जेम्प्ट रहती है, ठीक है। लेकिन कमीशन एंड ऑन टोल रिसिप्ट, अब ये जो कमीशन है, टोल रिसिप्ट 6,000 लाख की हुई, ठीक है। 6,000 लाख मतलब 600 करोड़, 600 करोड़ ही होगा ना, 6,000 100 लाख मतलब 1 करोड़ है ना, 60 करोड़ 60 करोड़। खैर उससे हमको क्या करना है, 6,000 लाख है ना, तो 20 लाख तक वो तो आपको मालूम है। 6,000 लाख ये एग्जेम्प्ट है, लेकिन इस पे जो कमीशन मिला तो एक कमीशन सर्विस हुई, ये नई सर्विस है, कमीशन सर्विस के ऊपर टैक्स लगेगा, 75 लाख पे जीएसटी लगाया जाएगा, यानी 13.5 लाख, ठीक है, सिंपल है। एबी डिविलियर्स, अ फेमस क्रिकेटर, furnishes you with the following information of various receipts from the month of September 2019. You are required to determine his GST, ठीक है। Receipt from Sports Authority of India for participation in recognized sports, ये exempt है। Receipt from franchisee of IPL, not a recognized, अब ये बॉम्बे, ये इसमें था एबी डिविलियर्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, ये आपको बताया था, तो ये recognized sports बॉडी है क्या, नहीं, तो ये टैक्सेबल है। Receipt from acting as brand ambassador, taxable. Receipts of sports training to academy to young player, ये भी टैक्सेबल है, नहीं ये तीनों टैक्सेबल, सिर्फ ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एग्जेम्प्ट है, सीधा सीधा आसान है। 75, 22, 15 मालूम है आपको, आगे चलिए। HLL प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स विद ब्रांड नेम फॉरएवर यंग। HLL Private Limited organize a concert to promote its brand. Alia Bhatt, its brand ambassador, who is leading film actress, has given classical dance performance in the said concert. Proceeds are worth rupees 1 लाख। अब समझ लेना, क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस है नो डाउट, और 1.5 लाख से कम, 1.5 लाख की लिमिट थी याद दूंगा, नो डाउट। लेकिन यहां आलिया भट्ट ने जो सर्विस प्रोवाइड की वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर की है, और ब्रांड एम्बेसडर एग्जेम्प्ट नहीं है, चीज समझ लेना। ये देख रहे, सर्विस बाय वे ऑफ दिस म्यूजिक डांस इज एग्जेम्प्ट, और कंसिडरेशन कितना चाहिए, 1.5 लाख। However, such exemption is not available in respect of service provided such artist as brand ambassador. यहाँ आलिया भट्ट क्या है सर, वो ब्रांड एम्बेसडर है, सर्विस जो दे रहे हैं वो काहे के लिए दे रही है, टू प्रमोट ब्रांड, will not be eligible for above mentioned exemption। मतलब ये क्या है, द फैक्ट दैट, अब ये जो प्रोसीड्स है देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कंफ्यूज करने के लिए, ये जो प्रोसीड्स आएंगे ना, विल बी डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बोला क्या, प्रोसीड्स का क्या करना चाहिए, कहीं नहीं पढ़ा हमने, प्रोसीड्स को आग लगा दो ना, 1.5 लाख से कम चाहिए, 1.5 लाख से कम चाहिए, आप वो चैरिटेबल में डोनेट करो, कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एज अ ब्रांड एम्बेसडर अगर आपने कर दिया, नहीं मिलता, ब्रांड एम्बेसडर एग्जेम्पशन नहीं है, सीधी बात है, एग्जाम नहीं है, विल नॉट हैव एनी बेयरिंग ऑन एलिजिबिलिटी के। आसान था बेटा, चलिए आगे चलते हैं। 23 बहुत आसान है, 23 चलिए देखते, मिक्स है ये, एक तरह का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें 2-4 एंट्री मिला के। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाई अंडर जीएसटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये समझ जाओगे आप। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या है, एग्जेम्प्ट है। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, याद होगा, फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंक, रूरल कंपलसरी है, विथ रिस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, ये भी पूरा एग्जेम्प्ट। अमाउंट चार्ज बाय कॉर्ड ब्लड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स, एग्जेम्प्ट।
अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडेड बाय कमेंटरेटर टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी। कम ऑन, अब भी बोला था कमेंटरेटर नहीं आएगा, रेफरी, ये बोर्ड कोच वोच सब है, कमेंटरेटर मैंने स्पेसिफिकली बताया था, कमेंटरेटर टैक्सेबल। रीजंस बेटा इस टाइप के आपको लिखने हैं, वर्किंग नोट ये सब मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इंसिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी बहुत आसान है। ट्रांसपोर्टेशन मिल्क बुक, ये मैं होमवर्क देता हूँ। ये बेटा देख लीजिए, सिंपल थोड़ा सा बता देता आपको, ये 750 से कम है सिंगल कंसाइनी का, इसलिए एग्जेम्प्ट। ये पूरा है लेकिन 1500 से ज़्यादा है इसलिए टैक्सेबल, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क हमेशा एग्जेम्प्ट रहता है। डॉक्टर नमो, नमो NAM में मिल्क आता है, याद होगा आपको, बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो ठीक है। 25 with reference to CGST Act examine whether the GST is leviable on the following situation। कुछ सिचुएशन दी है आपको, क्या उस पर GST लगेगा क्या, ठीक है। Government of Maharashtra has provided service to Bunty Limited of Maharashtra for month of 2009 November 2019 for consideration of 50,000, turnover of ABC Limited in financial year। ABC कैसे आएगा भैया, तो बंटी आएगा ना, एक सेकेंड, हाँ सॉरी बंटी है तो फिर ABC नहीं आएगा, जस्ट अ मिनट बेटा, इसमें ये टर्नओवर ऑफ ABC गलती से हो गया, आप ये ABC को काट के बंटी लिमिटेड कर दीजिए, ठीक है। ABC को काट के बंटी लिमिटेड कर दो, ये दो नाम आ गए गलती से यहाँ पे, या तो बंटी को ABC करो या टर्नो इसको ही कर देते ना, ABC लिमिटेड को काट के आप कर दीजिए बंटी लिमिटेड, ठीक है। ये एक मिस्टेक है छोटी सी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज प्रोवाइडेड, देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बंटी लिमिटेड, ठीक है। और ये 50,000 कंसिडरेशन, लेकिन टर्नओवर जो था बंटी लिमिटेड का इन फाइनेंशियल ईयर 18-19, देखिए नवंबर 19 मतलब होता है 19-20, और 18-19 मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर दिया है, चीज समझ लेना। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो 18 लाख था, मेक्स इट रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं, मेक्स इट एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यानी 18 लाख था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है क्या, नहीं, ऐसा था, काम खत्म, इस पे GST नहीं लगेगा, सीधी बात है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्रोवाइडेड सर्विस टू XY। अब देखिए इसमें एक चीज और क्लैरिफाई कर देता, जहां जहां ये लिखा है ध्यान से सुनना, ये इतना थोड़ा पागलपन है GST का, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो चलो समझा ही देता हूँ, ये मेरे ख्याल से समझ, या तो समझ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं तो बता देता हूँ। कई जगह ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, कि भैया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, ठीक है, एज मेक्स इट एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम GST टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, इस टाइप की बात लिखी है। अभी इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, 18 लाख प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर था, जो कि था 18-19 हमारा साल, तो हमारा जो 19-20 ईयर था इसके लिए मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो गया, ठीक, सॉरी एग्जेम्प्ट हो गया, मैं रजिस्ट्रेशन की मुझे जरूरत नहीं है इस साल, मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 18 लाख था, जो कि 20 लाख से कम है, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्ट्रेशन, आई एम नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द करंट ईयर, दैट इज 19-20, बराबर है। अब कहानी समझना बेटा, और सर आपने ये भी कहा कि ये जो सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट है ये भी एग्जेम्प्ट रहेंगी, बराबर, ये एग्जेम्प्ट रहेंगी, किसको, इस साल में ये एग्जेम्प्ट रहेंगी, लेकिन कंडीशन क्या है जरा देखना, ये देख लीजिए, सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये यूनियन टेरिटरी विद इन टू बिजनेस एंटिटी विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सच अमाउंट इन फाइनेंशियल ईयर एट मेक्स इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये लिखना रह गया, ठीक है, मतलब इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। अब मेरा सवाल है बेटा, अगर करंट ईयर का टर्नओवर मान लीजिए 50 लाख है, तो भी क्या ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहेंगी, आंसर इज यस,
आपको कंडीशन में क्या लिखा है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के अंदर वो एलिजिबल है कि नहीं है, करंट ईयर में एग्जामेशन है कि उसको रजिस्ट्रेशन की एग्जामेशन है कि नहीं है, राइट, रजिस्ट्रेशन कराने से उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो हाँ, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल टर्नओवर के बेसिस पे। हालांकि इस साल 50 लाख हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन तो उसने करवा लिया इस साल, जैसे ही 20 लाख क्रॉस हो गया इस साल, उस भाई ने रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा उसको, बराबर है ना। 20 लाख क्रॉस हो गया मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा करंट ईयर के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन करा लिया तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर ऐसी कोई सर्विस दी गवर्नमेंट ने तो टैक्सेबल रहेंगी नहीं, एग्जेम्प्ट रहेंगी, इट विल बी एग्जेम्प्ट, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। हाँ, अब 2021 की अगर बात करें भाई, 1 रुपए का भी टर्नओवर है, कम ऑन, 1 रुपए का भी इस साल, तो भैया पिछले साल आप लायबल थे, हाँ, रजिस्ट्रेशन इस साल आप लायबल हो, हाँ, तो ये सर्विस जो 50,000 की एग्जेम्प्ट नहीं रहे। ठीक है, ये समझ लेना, ध्यान में रखना, जैसा लिखा है वैसा इंटरप्रेट करना। वर्ड प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर दिया है ना अपने बाप का, क्या जा रहा, टेंशन नहीं, ठीक है। और यही पगलेपना है, थोड़ा इस साल कुछ भी रहे, अच्छा प्रीसीडिंग फाइनेंस 50 लाख है, रजिस्ट्रेशन ले लिया, अब यार 1 रुपए का भी रहे, 1 रुपया तो भी ठीक है, क्या कर सकते हैं, जाने दो, ठीक है। तो इस केस में जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं आएंगी क्योंकि टर्नओवर कम था। Government of Rajasthan has provided service to XYZ Limited in the month of November for consideration of 5,000. Turnover of XYZ in preceding financial year was 28 लाख। टैक्स लगेगा, हाँ, यस, एक सेकेंड, ओ सॉरी, इसके एंट्री 9 के अंदर है, कंसिडरेशन ऑफ सर्विस डज नॉट एक्सीड 5,000 आर एग्जेम्प्ट। एंट्री जो कंसिडरेशन जो है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कितना है, एक्यूरेट 5,000, इट इज नॉट एक्सीडिंग, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। एनएमसी, नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज अवॉर्डेड, ये नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी लोकल अथॉरिटी हो गया, ठीक है, has awarded contract for construction of road to Manju Limited, failed to perform contract and paid liquidated damage of 50 लाख in accordance with the term of contract। बोलिए बेटा इसका क्या होगा, ये जो liquidated damages है ये सर्विस प्रोवाइडेड फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या लिक्विडेड डैमेजेस, फाइन्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट है वाइड एंट्री नंबर 62, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। Pagli Limited has applied for registration under Companies Act 2013 to Registrar of Companies Karnataka and has paid registration fees of 13,85,000। बोलिए क्या होगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इज फॉर एज पर एंट्री 46, कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। Delhi government has charged 5 lakh for from Agrochem Limited for allocation of natural resource for agriculture purpose in the month of 2019। इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, लेकिन रिवर्स चार्ज बेसिस पे, क्योंकि ध्यान दो एंट्री 63 कहती है सर्विस बाय वे ऑफ एलोकेशन नेचुरल रिसोर्स टू इंडिविजुअल फार्मर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर हैज बीन एग्जेम्प्ट, सच allocation to category of person other than farmer would be liable to GST। ठीक है, तो ये तो एग्रोकेयर लिमिटेड कंपनी है, फार्मर है क्या, विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंदर रिवर्स चार्ज, गवर्नमेंट को आप दे रहे हैं इसलिए रिवर्स चार्ज लगेगा। इसके बाद अच्छा यहाँ पे, हाँ, XYZ लिमिटेड हैज पेड टू कस्टम डिपार्टमेंट 50,000 और अकाउंट मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। बेटा ये मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस जो है इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, आपको पता होगा, नो जीएसटी, ये एग्जेम्प्ट है। मतलब भाई आप संडे का दिन आ गया, आपको जब गुड्स अनलोड करवाने या लोड करवाने या जो भी, तो मर्चेंट को ओवर टाइम चार्जेस के नाम पे आपको चार्जेस देने पड़ते हैं जो गवर्नमेंट उनको पे करती है, वॉट एवर, तो वो मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस जो है जीएसटी में एग्जेम्प्ट है। ये अपन ने पढ़ा था, एंट्री नंबर 65 है, याद ध्यान में है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, एंट्री नंबर 65, इट इज एग्जेम्प्ट। XYZ Limited has made upfront payment, upfront सलामी, याद है, MIDC वाला, बिहार गवर्नमेंट और अकाउंट ऑफ ए राइट टू यूज मिनरल्स। अब ये लीज पीरियड के बारे में यहाँ कुछ दिया नहीं है, लेकिन लीज पीरियड का था, ये असाइनमेंट राइट टू यूज मिनरल्स है बेटा, अपन ने जो पढ़ा था वो ये नहीं था, वो कुछ और था, ये देखिए,
जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ ये। बेटा ये लीजिंग सर्विस के अंदर आ जाएगा, ये जो अपफ्रंट पेमेंट हो रहा है ये ऑन अकाउंट ऑफ लीजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एग्जेम्प्ट है। अभी अपन ने देखा था एंट्री नंबर 41 के अंदर एमआईडीसी वगैरह की बात की थी, इंडस्ट्रियल प्लॉट की लीजिंग एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहाँ पे राइट टू यूज मिनरल्स है तो ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये पूरा के पूरा टैक्सेबल है, यानी पूरे 50 लाख के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, देख लो आप, लायबल टू पे जीएसटी बराबर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। State with reasons the following are liable to GST or not. Service by way of training or coaching or recreational activities relating to art or culture, बेटा ये exempt है, एंट्री नंबर 80 से है ना, it is exempt. Recreation like arts or culture. Service provided by player to franchisee which is not recognized sports body, taxable. प्री स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन टू हायर स्टडीज, सीधी सीधी बात है एग्जाम्प्ट है। वेटरनरी क्लिनिक एग्जाम्प्ट है। पब्लिक कन्वीनियंस ये भी एग्जाम्प्ट है, बड़ा आसान है, रीजंस आपको मालूम है, आप एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 3 मार्क के लिए मई 2018 एग्जाम में ये चीज आया था। एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाई ऑफ सर्विस। तेजस एंड कंपनी टूर ऑपरेटर प्रोवाइड्स service to foreign tourists for tour conducted Jammu and Kashmir receive some predominantly for tour काय के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, टूरिस्ट के लिए कंडक्ट किया जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, एग्जेम्पशन रहेगा क्या? नहीं, एग्जेम्प्टेड। और 54 में कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, यानी लायबल टू जीएसटी, यस टैक्सेबल। ठीक है। पूर्वा एक्ट एज टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग, अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, टीम मैनेजर है। ठीक है। फॉर अ टेनिस टूर्नामेंट, for a tennis tournament multi-brand retail received the organized a multi-brand retail company and received a remuneration of 2 lakh। बोलो कौन किसको सर्विस दे रहा, जरा ध्यान से समझ लो। पूर्वा टीम मैनेजर है किसकी? इंडियन स्पोर्ट्स लीग की, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी फॉर टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मल्टी ब्रांड रिटेल एंड रिसीव रेन्यूमरेशन। रेन्यूमरेशन ने किसने किसको रेन्यूमरेशन दिया? सीधी सी बात ये है। अब भैया सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, देख लो, बाय एन इंडिविजुअल, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स बॉडी इज एग्जेम्प्ट। लेकिन यहाँ पे मल्टी प्लान रिटेल जो है इट्स नॉट एन स्पोर्ट्स बॉडी, तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइज किसने किया इवेंट? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने नहीं किया, मल्टी ब्रांड रिटेल ने किया, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सेट सर्विस इज लायबल टू जीएसटी। ठीक है। 3 मार्क मिलते बेटा। ऐसा ही एक 3 मार्क का क्वेश्चन नवंबर में आया था, नवंबर 2018। चलिए देख लेते हैं। फास्ट ट्रांस और गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्ट रिलीफ मटेरियल, आपको मालूम है रिलीफ मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए तो एग्जेम्प्ट है, सीधी सीधी बात। केएन एंटरप्राइज एंड इवेंट ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड सर्विसेज टू ब्रीथिंग वॉल लिमिटेड बाय फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली विल पार्ट ऑफ मेक ऑफ इंडिया। भैया इसका एंट्री नंबर 52 के हिसाब से देखा जाए, बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इंडिया हैंड सेट सर्विस विल बी लायबल टू जीएसटी। सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया आर एग्जेम्प्ट। ये तो प्रगति मैदान इंडिया के अंदर है तो ये टैक्सेबल है। हाँ ये बढ़िया मस्त है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए देखते हैं इसको भी। एकता चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 1023C5 of income tax manages temple in Rohini. It has given a rent community hall तीज मेला 9,500, 10,000 से कम है, कम्युनिटी हॉल एग्जेम्प्ट। स्पीड पोस्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव। ओके देखिए भैया, स्पीड पोस्ट सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टैक्सेबल है, लेकिन GST is not payable in case of speed post service to union territory. The exemption notification 12, notification number 9 has exempted said service wholly from GST. Therefore, GST is payable if such service is provided to person other than central government, state government or union territory. ठीक है, नहीं तो टैक्सेबल है। ठीक है। Given fire truck to T2 Transport, a goods transport agency for transporting goods to Central and West Delhi. Hiring charges for the truck are 7,500 per truck per day.
भैया इसके अंदर एग्जेम्पशन आएगा। देखिए एग्जेम्पशन कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। बेटा ये जो है आप एंट्री नंबर 22 के अंदर देख सकते हो, अगर आपको दिखाऊं मैं तो एक सेकेंड। ये देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, बी पॉइंट देखो, टू अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी कुछ तो भी ट्रक हायर पे देना, किसको? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस क्वेश्चन में वही हो रहा है, क्या कर रहा है? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे रहा है भैया हायर के लिए। क्यों? देखिए किया क्या इसने, 5 ट्रक T2 ट्रांसपोर्टर्स ने क्या किए, दिल्ली एसटी लिमिटेड ने 5 ट्रक T2 ट्रांसपोर्टर्स को दिए। तो भैया गिविंग ऑन हायर टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एग्जेम्प्ट एज पर एंट्री 22 नोटिफिकेशन का लिखा है। ठीक है, नोटिफिकेशन के ज़्यादा डेट डाल के कोई मतलब नहीं है, इतना ध्यान रखें। एंट्री 22 आप जहाँ चाहो तो ध्यान रख सकते हो। ये क्वेश्चन आरटीपी क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारे हो चुके हैं। 30, 31, 32 3 बचते हैं। Examine whether supply of food and drink in the following independent cases is exempt from GST. पहला, Smart Kids is a play school located in Delhi. Smart Kids outsourced by catering service for supply of food and drink in the canteen of play school to BTV caterers, Delhi, for a consideration of 8 lakh per month. सीधी बात है, सर्विस प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन बाय वे ऑफ कैटरिंग इज एग्जेम्प्टेड, thus given सर्विस प्रोवाइडेड बाय बीटीवी कैटरर्स टू स्मार्ट किड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सीधी बात है, तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अब हॉस्पिटल पे आ जाओ, एक वेलनेस हॉस्पिटल, अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन तिरुपति, specialized in diabetic treatment. Hospital has its own canteen, tasty foods. Canteen serves food and drink to inpatients as advised by doctor, nutritionist. ये exempt है, डॉक्टर ने जो बोला भैया वो पैकेज में, कंपोजिट सप्लाई, नेचुरल बंडलिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अदर पेशेंट जिसको एडमिट नहीं किया, अटेंडेंट है, विजिटर है, वो भी फूड ड्रिंक ले रहे, तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। एक चीज इसमें एग्जेम्प्ट है और एक टैक्सेबल। ठीक है, जो पेशेंट को एडमिट किया, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिस्ट और वो जो बताते हैं वो एग्जेम्प्ट, और जो अगला रहेगा वो टैक्सेबल। सीधी बात। चलिए 31 पे आते हैं, बहुत आसान था ये। 31 में आपको टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी लॉ के अंदर बतानी है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, अमाउंट चार्ज फॉर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वेयर हाउसिंग ऑफ पोटैटो चिप्स। पोटैटो रहता तो एग्जेम्प्ट था, पोटैटो चिप्स इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, टैक्सेबल। फीस चार्ज फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, योगा, एग्जेम्प्ट है। अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडेड टू रूरल ब्रांच ऑफ बैंक विद एग्जेम्प्ट। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट याद होगा, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आपको पढ़ाया था। कॉर्पोरेट ब्लैंक, एग्जेम्प्ट। अमाउंट चार्ज फॉर द सर्विस ऑफ कॉमेंट्रेटर टू रिकॉग्नाइज, ये शायद डबल हो गया क्वेश्चन, शायद इस टाइप का ही था, नहीं थोड़ा अलग था। कॉमेंट्रेटर सर्विस टैक्सेबल है, ठीक है, नहीं तो स्पेसिफिकली आपको बताया था। अमाउंट चार्ज फॉर सर्विस प्रोवाइडर राइट टू एडमिशन टू सर्कस वेयर कंसिडरेशन इज 750 बेटा, 500 रुपए से ज्यादा है, 500 तक का एग्जेम्पशन है, लेकिन 750 तो पूरा टैक्सेबल। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बचा है जो मई 19 एग्जाम में आया था, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन 9,000 पर मंथ कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कॉमन यूज। बोलो जीएसटी लगेगा? हाँ, कितने पे लगेगा? 7,500 से ज्यादा है, जीएसटी लगेगा कितने? 1,500 पे की पूरा 9,000 पे जीएसटी लगेगा, एंटायर अमाउंट नहीं। तो वो क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए मई एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना। विकल्प, performing artist had received 1,58,000 for performance of classical dance and 90,000 from acting TV serial। भैया 158 भी टैक्सेबल और ये 90 भी टैक्सेबल है। 158 टैक्सेबल क्योंकि सर 1.5 लाख से ज्यादा हो गया, और टीवी सीरियल तो वैसे ही टैक्सेबल है, तो दोनों भी टैक्सेबल रहेंगे। और 150 तक एग्जेम्पशन है, तो क्या 150 एग्जेम्पशन है?
लिमिट ऑफ एग्जेम्पशन है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? सर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब क्या होता है 1,58,000 पूरा के पूरा टैक्सेबल रहेगा। देख लो, पढ़ लेना आप, ठीक है। Thus 158 received by Mr. Vikalp for performance of classical dance and 90,000 from acting TV serial will be liable to GST। बड़ा आसान था ये, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा। ये हमारा एग्जाम्पशन चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में फिफ्थ, 2 लेक्चर हमको लगेंगे फिफ्थ चैप्टर करने को। बहुत आसान और बड़ा प्यारा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें से भी एक क्वेश्चन तय है, आता ही है, ठीक है। तो उसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 के अंदर और 14 हमारा रहेगा टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई पढ़ा था ना सेक्शन 71A, 71B, 71C, 8, 9 में तो लेवी था ना, 8 के अंदर कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, याद है? ये सारी चीज़ें वापस पढ़ने मिलेंगी हमारे को। वापस नहीं, ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड भाई कब सप्लाई माना जाता है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, चैप्टर 5, ठीक है। 2 यूनिट्स में है। चलिए तो आज यहीं रुकते दोस्तों, टिल देन बाय।